हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नीटिफेरस बायो। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन नाम से ही क्लियर है, अपनी रेप्लिका को रेडी कर सकता है डीएनए, यानी कि अपनी मल्टीपल कॉपीज़ रेडी कर सकता है। अब डीएनए इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रोसेस को पढ़ने से पहले एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सारे एंजाइम्स के बारे में जानें जो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल हैं। क्योंकि अगर आप सारे एंजाइम्स के बारे में पहले से जानते होंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइम आता है हेलिकेज। हेलिकेज का क्या काम है? हेलिकेज ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हैं। अगर ये एक सपोज जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है हेलिकेज, क्योंकि हेलिकेज एक ओआरआई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस ओआरआई साइट से बाइंड करेगा और बाइंड करके इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके डीएनए को करना शुरू कर देगा अनवाइंड। अनवाइंडिंग कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी, ऐसे। लाइक दिस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट है, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, उसको इन शॉर्ट ओआरआई साइट भी कहते हैं। उससे जैसे ही हेलिकेज ने बाइंड किया वैसे ही वो शुरू कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके डीएनए का अनवाइंडिंग करके इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शुरू कर देना। अब ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का एक अपीयरेंस देता है, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर। धीरे धीरे इस तरीके के स्ट्रक्चर का अपीयरेंस देना शुरू करता है, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हेलिकेज के बाद अगला हमें एंजाइम मिलता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? एक्चुअली जो डीएनए अनवाइंड होता जा रहा है, ये डीएनए अपने आप में एकदम सीधा स्ट्रैंड होना चाहिए, ताकि जो नया एंजाइम आए, जो एक डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री नया रेडी करेगा, जो नया एंजाइम आए वो एंजाइम इसको आराम से रीड कर सके। अगर इसमें जरा सी भी टेंशन होगी डीएनए के स्ट्रैंड में तो उसको आराम से रीड नहीं कर पाएगा। अब टेंशन कैसी? टेंशन का मतलब, फॉर एग्जांपल ये एक रोप है, इस रोप में एक स्टूडेंट यहाँ है और एक स्टूडेंट यहाँ है। ये वाला स्टूडेंट ए और ये वाला स्टूडेंट बी। अगर स्टूडेंट ए इस रोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है इस एंड को, और स्टूडेंट बी इसी रोप को इस एंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इस रोप में टेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आया होगा टेंशन क्या है। अब मान लेते हैं एक तीसरा स्टूडेंट जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज आता है, बीच में आएगा और सबसे पहले यहाँ पे कट कर देगा। सीजर से आएगा, अपनी सीजर से इसने कट कर दिया रोप को। कट करने के बाद इधर वाली रोप के पोर्शन को इसने घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाले रोप के पोर्शन को घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो ये बीच का पूरा पोर्शन एकदम सीधा हो गया। इसको एकदम सीधा करने के बाद अगर ये टोपोआइसोमरेज इन दोनों एंड्स को जोड़ दे, जहाँ से इसने कट किया था वहाँ से जोड़ दे, तो ये पूरा टेंशन रिलीज हो जाएगा और ये रोप दोबारा से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से टोपोआइसोमरेज काम करता है। आप लोग ध्यान से देखिए, टोपोआइसोमरेज टेंशन को रिलीज करता है
कट, रोटेट, लाइगेट। लाइगेट करना मतलब जोड़ देना, ज्वाइन कर देना। सबसे पहले कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को बीच से, रोटेट करता है दोनों पोर्शंस को अपोजिट डायरेक्शन में, और लाइगेट कर देता है। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? अब एक्चुअली आप इमेजिन करिए, आपने एक थ्रेड को काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे रखा हुआ है, दो थ्रेड्स को ऐसे रखा हुआ है, बहुत लंबे टाइम से वो ऐसे रखे हैं। अब अगर आप एकदम से उन थ्रेड्स को इस तरीके से एक नया स्ट्रक्चर, एक नए पैटर्न में रख देंगे, बड़ी सीधी सी बात है, काफ़ी लंबे टाइम से रखे रहने की वजह से ये जो थ्रेड्स हैं उनका स्ट्रक्चर वैसा ही हो चुका है, दे विल टेंड टू मूव अगेन इन द सेम पैटर्न जिसमें वो कई लंबे टाइम से रखे हुए थे। तो एसएसबीपी का मतलब ही है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे? इन स्ट्रैंड से बाइंड करेंगे और स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देंगे, स्ट्रक्चर को जैसे कि तैसा वहीं के वहीं रोक देंगे, ताकि अब जो नए नए एंजाइम्स आएँ वो इन स्ट्रैंड्स को रीड कर सकें, और इन स्ट्रैंड्स को रीड करके इन स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को रेडी कर सकें दोनों साइड। ओके, तो ये हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये स्टेबलाइज करते हैं अनबाइंडेड डीएनए के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आता है लाइगेज। लाइगेज हम लोगों ने देख लिया। डीएनए लाइगेज क्या करता है? जॉइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं जिनके बीच में गैप है उनको लाइगेट कर देगा, जोड़ देगा। प्राइमेज, प्राइमेज को आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। अब ये जो प्राइमेज है, ये प्राइमेज एक्चुअली प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर होता है शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट, एक छोटे से आरएनए फ्रेगमेंट को आप प्राइमर कह सकते हैं। तो प्राइमेज इस प्राइमर का फॉर्मेशन करता है, छोटे से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये जो छोटा सा आरएनए का फ्रेगमेंट है, इसके एक तरफ 5' एंड दूसरी तरफ 3' एंड, 3' एंड पे एक OH फंक्शनल ग्रुप फ्री मौजूद रहता है और 5' एंड पे एक फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है। इस तरीके के एक प्राइमर को रेडी कर देता है ये प्राइमेज, और ऐसा इसलिए करता है ताकि इसके हेल्प से ही आगे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आगे इस पे ऐड होते चले जाएं, तो ये रेप्लिकेशन में हेल्पफुल रहेगा। अगला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये एंजाइम्स के नाम के आगे आप लोग देख रहे होंगे डीएनए डिपेंडेंट लग रहा है। यहाँ भी डीएनए डिपेंडेंट आया था, यहाँ भी डीएनए डिपेंडेंट आया था। अरे बड़ी सीधी सी बात है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है या जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये दे आर डिपेंडेंट ओवर डीएनए फॉर देयर फंक्शन। बड़ी सीधी बात है। अब अगर ये डीएनए है, इस डीएनए को जो रेप्लिकेट करके नया डीएनए स्ट्रैंड रेडी कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, अगर उसके नाम के आगे डीएनए डिपेंडेंट लगा दूं तो क्यों गलत है? क्योंकि वो जब तक इसको रीड नहीं करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ रेडी नहीं कर सकता ना। तो जब तक इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेडी नहीं कर सकता, तब तक मैं कह सकता हूँ कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है नए स्ट्रैंड को रेडी करने के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का पूरा नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, इसी तरीके से प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ओवर द डीएनए स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन फॉर कैरिंग आउट देयर फंक्शन। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? इन प्राइमर्स को रिमूव करता है और गैप फिलिंग करता है। क्यों? क्योंकि जब डीएनए इस तरीके से एक रेप्लिकेशन फॉर्क के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो एक्चुअली नए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन से पहले, जब नया स्ट्रैंड आता है, बनना शुरू होता है, उसके फॉर्मेशन से पहले एक प्राइमर आके अटैच होता है। प्राइमर अटैच होता है 3' एंड पे, और वहीं प्राइमर से 5' से 3' के डायरेक्शन में फॉर्मेशन शुरू होती है नए डीएनए के स्ट्रैंड की।
ये पूरा काम कैसे हो रहा है ये आप लोगों को प्रोसेस में अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ऐसे जितने भी प्राइमर बीच बीच में बन जाएंगे ताकि डीएनए का फॉर्मेशन हो सके, उन प्राइमर्स को डीएनए के कंप्लीट स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के बाद हटाना पड़ेगा। तो ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमर को हटाता है और प्राइमर को हटाने के बाद जितनी जगह बचती है उस जगह को, उस गैप को फिल कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद अगला एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये रेप्लिकेट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को एट द सेम टाइम, दोनों स्ट्रैंड्स को सेम टाइम पे रेप्लिकेट कर सकता है। ये वाले स्ट्रैंड को भी जो 3' to 5' पोलैरिटी में है, और दूसरा वाला स्ट्रैंड भी जो 5' to 3' के पोलैरिटी में है। ये बात की बात है कि इसको सिंथेसाइज करता है कंटिन्यूअसली, इसको सिंथेसाइज करता है डिसकंटिन्यूअस मैनर में। अभी हम लोग प्रोसेस में ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के एंजाइम के 3 अपने सब यूनिट्स हैं। ये सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये सब यूनिट्स हैं, सबसे पहले अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट की कैटालिटिक एक्टिविटी है। अब कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या मतलब इसके फंक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। कैटालिटिक एक्टिविटी को समझने के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं, आप लोग मुझे बताओ, क्या सारे एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं बायो कैटलिस्ट? बायो कैटलिस्ट हर एंजाइम को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पीएच पे ही काम करेंगे। कैटलिस्ट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे A+B गिव्स C, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो जो D है, जो एरो के ऊपर लिखा है, वो कैटलिस्ट होता है। जब तक कैटलिस्ट नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो हर एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इस वाले एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के फंक्शनिंग के लिए, इसके फंक्शनिंग के लिए इसका अल्फा सब यूनिट रेस्पॉन्सिबल है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। ओके, अब इसकी जो एप्सिलॉन सब यूनिट है, ये एप्सिलॉन सब यूनिट प्रूफ रीडिंग का काम करती है। प्रूफ रीड करना मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके डैडी ने आपको कोई काम दिया, आप वो काम को करके आए, फिर डैडी आपके आने के बाद उस काम को पूरा कर लेने के बाद चेक करने गए, देखता हूँ मेरे बच्चे ने उस काम को अच्छे से पूरा किया है या नहीं किया है। तो एक्चुअली वो प्रूफ रीड करने गए हैं, वो चेक करने गए हैं कि मेरे बेटे ने काम पूरा ठीक से किया है नहीं किया है। राइट, बिल्कुल उसी तरीके से एप्सिलॉन सब यूनिट काम करता है। एप्सिलॉन सब यूनिट जब सारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होगा, स्ट्रैंड कंटिन्यूसली कॉम्प्लीमेंट्री रेडी हो चुके होंगे, ए के सामने टी, जी के सामने सी, तो चेक करने जाएगा सब जगह सारे कॉम्प्लीमेंट्री सही आए हैं, नहीं आए हैं कोई न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि अगर एक भी जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो म्यूटेशन आने का डर रहता है, म्यूटेशन आ जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बीटा 2 सब यूनिट स्लाइडिंग क्लैंप का काम करेगा। बीटा 2 सब यूनिट क्लैंप मतलब उससे प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको वो कॉपी कर रहा है, उसको कॉपी नहीं कर रहा है, सॉरी कॉपी गलत शब्द है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री रेडी कर रहा है, उसके साथ, उस स्ट्रैंड के साथ अटैच रहने में, फिक्स कर रहने में हेल्प करेगा बीटा 2 सब यूनिट। अब बात आती है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की। फॉस्फोराइलेज नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ फॉस्फोएट से, फॉस्फोरस से लेना देना होगा। ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन करता है, उनमें फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन के साथ एडिशन करके फॉस्फेट ग्रुप का न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक्टिवेशन करता है। न्यूक्लियोटाइड्स को, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही डीएनए कहते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, इसीलिए डीएनए का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसके दूसरे कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस एंड 5th कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये प्यूरिन, पायरिमिडीन, और प्यूरिन फर्दर 2 टाइप, एडेनाइन, ग्वानाइन, पायरिमिडीन 2 टाइप, थाइमाइन, साइटोसाइन।
तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ATGC कुछ भी हो सकता है यहाँ पर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इनको एक्टिवेट करना होता है। इनको एक्टिवेट कैसे करेगा ये हम लोग प्रोसेस में अभी बस पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप 1 में किस तरीके से फॉस्फोराइलेस एक्टिवेशन करता है। फॉस्फोराइलेस का काम अभी हम सिर्फ पढ़ लेंगे। ये एक्टिवेट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को बाय एडिंग फॉस्फेट। लास्ट, न्यूक्लियस भी प्रूफ रीडिंग का ही काम करता है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ते हैं DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में। जब हम लोग DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, तो अब इसके प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो आता है स्टेप 1। ये स्टेप 1 क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये स्टेप 1 है न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन। न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड्स एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन, ये 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्योंकि हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, दूसरे कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट। ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, या तो प्यूरीन या पायरिमिडीन। अगर प्यूरीन हुआ तो एडेनाइन होगा या ग्वानाइन होगा, पायरिमिडीन हुआ तो या तो थाइमाइन होगा या साइटोसिन होगा। तो ये इन चारों में से कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ मौजूद हो सकता है। इस वजह से हम चारों न्यूक्लियोटाइड्स का, चारों तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स का होगा एक्टिवेशन। ये न्यूक्लियोटाइड्स फ्री फ्लोटिंग रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब ये जो एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन है, इन सभी के साथ में एक सिंगल फॉस्फेट यहाँ पर मौजूद है। सिंगल फॉस्फेट मतलब मोनोफॉस्फेट का लगा हुआ है MP। अब फॉस्फोराइलेस एंजाइम का फंक्शन तो पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ये एक्टिवेट कर देगा न्यूक्लियोटाइड्स को। कैसे एक्टिवेट करेगा? फॉस्फेट का एडिशन करके। तो मोनोफॉस्फेट में जब और फॉस्फेट ऐड होंगे, ये हो गया ट्राईफॉस्फेट। थाइमाइन मोनोफॉस्फेट में और फॉस्फेट ऐड हुए, ये हुआ थाइमाइन ट्राईफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद जब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, तो जो स्टेप 2 है, ये स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है DNA के हेलिक्स का अनवाइंडिंग, जिसके लिए हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम है हेलिकेस, वो हेलिकेस रेस्पॉन्सिबल था उसकी अनवाइंडिंग के लिए। अब हेलिकेस ना डायरेक्टली अनवाइंडिंग नहीं कर सकता। हेलिकेस किस तरीके से अनवाइंडिंग करेगा देखते हैं। एक ORI साइट होती है। ORI साइट का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट। सबसे पहले हेलिकेस उस साइट को ढूंढेगा। ORI का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले उसको ढूंढेगा हेलिकेस, और जैसे ही ORI साइट मिलेगी वैसे ही हेलिकेस क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा ORI साइट से और ओपन करना शुरू करेगा DNA हेलिक्स को। ये बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट्स जो है ये ह्यूमंस में हो सकती हैं मोर देन 1। ओके, अब ये DNA हेलिक्स की ओपनिंग करना शुरू करेगा। इसको यहाँ डायग्रामेटिकली मैंने समझाने का कोशिश किया है कि ये है DNA। ओके, ये DNA में इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। हेलिकेस आके क्या करेगा? हेलिकेस आएगा, ORI साइट मान लीजिए यहाँ पर है, ये ORI साइट से बाइंड करेगा और बाइंड करके रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरीके का बना देगा। क्यों, कैसे बना देगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये अनवाइंडिंग किए दे रहा है DNA का। अब इस तरीके के रेप्लिकेशन फॉर्क के फॉर्मेशन के बाद इसमें अगला फंक्शन आता है टोपोआइसोमेरेज का। टोपोआइसोमेरेज हम लोग पढ़ चुके हैं। टोपोआइसोमेरेज टेंशन रिलीज करता है, स्ट्रैंड को एकदम सीधा कर देगा। किस तरीके से?
ये वाले और ये वाले एंड को घूमने नहीं देगा और बीच में आके कट करेगा। बीच में कट करने के बाद ये वाले एंड को भी रोटेट, ये वाले एंड को भी रोटेट। जब दोनों साइड्स एकदम सीधे हो जाएंगे तो उन्हें जोड़ देगा, लाइगेट कर देगा। तो इस तरीके से टोपोआइसोमरेज टेंशन रिलीज कर देगा। उसके बाद आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देगा और रेप्लिकेशन फॉर्क का इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आप लोगों को सामने दिख रहा है, अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टेबलाइज, एकदम सीधा। ऐसा ही स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। अब स्ट्रैंड्स आपस में दोबारा से टेंड नहीं कर रहे, दोबारा से कॉइल करने के लिए एसएसबीपी की मौजूदगी की वजह से अब ये ऐसे ही रुका हुआ है। तो अब रेप्लिकेशन का काम शुरू कर सकते हैं। अब एक्चुअली रेप्लिकेशन के एंजाइम्स आ सकते, रेप्लिकेशन का काम शुरू हो सकता है क्योंकि अब ये काम इजी हो गया, स्ट्रैंड्स एकदम सीधे अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप 3 आता है प्राइमर का फॉर्मेशन। प्राइमर हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटा सा आरएनए जिसको या तो आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज नाम का एंजाइम सिंथेसाइज कर देगा। अब प्राइमर जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस तरीके का होगा। प्राइमर के एक इस तरीके का प्राइमर होगा। ओके, प्राइमर के एक तरफ होगा प्राइमर का 3' एंड, दूसरी तरफ प्राइमर का 5' एंड। 5' एंड पे फॉस्फेट मौजूद रहेगा, 3' एंड पे OH ग्रुप मौजूद रहेगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो तो 3' एंड पे ही मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप फ्री फंक्शनल ग्रुप मौजूद है 3' एंड पे। और नए जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ फ्री फंक्शनल ग्रुप के साथ ही जुड़ सकते हैं। फ्री फंक्शनल ग्रुप के साथ ही जुड़ सकते हैं नए न्यूक्लियोटाइड्स। नए न्यूक्लियोटाइड्स केवल फ्री फंक्शनल ग्रुप के साथ ही जुड़ सकते हैं। और दरअसल रेप्लिकेशन का मतलब ही यही है, क्योंकि रेप्लिकेट करेगा तो यानी कि डीएनए को एक नया डीएनए बनाना है। नया डीएनए बनाना है मतलब ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्री नए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करना है। अब इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि ये हो गया प्राइमर। प्राइमर के एक तरफ 3' एंड, एक तरफ 5' एंड, लेकिन फ्री फंक्शनल ग्रुप केवल 3' एंड पे मौजूद है। हमने ये भी पढ़ लिया कि नए न्यूक्लियोटाइड्स केवल 3' एंड पे ही आके जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल 3' एंड पे ही फ्री फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? ऐसा है क्यों? है ना, ऐसा है क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड्स केवल 3' एंड पे ही फ्री फंक्शनल ग्रुप पे ही आके जुड़ सकते हैं। फॉस्फेट पे भी तो जुड़ सकते हैं, फॉस्फेट से क्यों नहीं जुड़ रहे? इसका रीज़न है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता फॉस्फेट के थ्रू। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है? ये वो बॉन्ड है, आप सब लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ये वो बॉन्ड है जो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब प्रेजेंट रहेंगे तो उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड रिक्वायर्ड रहेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को तभी जोड़ सकता है जब सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं एक फ्री फंक्शनल ग्रुप से। इज दैट ओके? तो अब हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ ऐसा। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ मैंने आप लोगों को क्या समझाने का कोशिश किया है, ये मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया है कि ये एक प्राइमर है। ये प्राइमर आता है, ये इस वाले डीएनए स्ट्रैंड पर बाइंड होता है। कौन सा स्ट्रैंड? ये वाला 3' to 5'। ये 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पे आके जब प्राइमर बाइंड करेगा तो बड़ी सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो होगा। और दूसरी बात, डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रहते हैं, यानी कि 3' के सामने तो 5' एंड ही आएगा ना। ओके, जब 3' के सामने 5' एंड आएगा तो अपोजिट साइड हो गया 3' एंड। अब 3' एंड के आगे कंटिन्यूएशन में 3' एंड के आगे कंटिन्यूएशन में नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते रहेंगे और नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आगे जुड़ते रहेंगे। तो ये इस वाले पूरे स्ट्रैंड को, ये वाले पूरे स्ट्रैंड को रीड करके जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो नए नए न्यूक्लियोटाइड्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री रेडी करते जाएगा, यहाँ ऐड करते जाएगा। दूसरी तरफ पढ़ते हैं, यहाँ तो प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। दूसरी तरफ पढ़ते हैं,
दूसरी तरफ स्ट्रैंड कैसा है, दूसरी तरफ वाले स्ट्रैंड का जब मैं पोलैरिटी देखूंगा, दूसरी तरफ वाला स्ट्रैंड है 5' टू 3', यानी कि यहाँ जो प्राइमर आके अटैच होगा वो प्राइमर 5' का ओपोजिट, 5' के ओपोजिट पोलैरिटी वाला, यानी कि यहाँ 3' वाला अटैच होगा। अब 3' के ओपोजिट में तो 5' है इस तरफ। अब जब इस तरफ 5' है और 5' के पास तो फॉस्फेट है, 5' के पास फॉस्फेट है, फ्री OH ग्रुप, फ्री फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो इसका मतलब 5' से यहाँ पे आगे की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड होंगे, हो ही नहीं सकते नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड। यानी कि हम समझ गए जो दूसरा वाला प्राइमर है दूसरे स्ट्रैंड पे वो यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ ऐड होगा तो 5' एंड इस तरफ, 5' एंड के इस तरफ होने की वजह से अभी 5' एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकता। हम लोग समझ चुके हैं नया न्यूक्लियोटाइड तो ऐड होगा केवल 3' एंड पे, और 3' एंड अगर यहाँ आगे जाएगा तो यहाँ तो DNA ही नहीं है रीड करने के लिए, तो 3' एंड को इस साइड होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली में अब हम समझ गए कि जो प्राइमर का एडिशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगले डायग्राम में देखिए, एक तरफ 3' का ऑपोजिट यहाँ 5', तो यहाँ इस साइड 3' है, यहाँ इस साइड में कह सकता हूँ फ्री OH है, OH से ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आके ऐड होते जाएंगे और ये स्ट्रैंड का, ये इस वाले लीडिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री रेडी करते जाएगा। दूसरी तरफ जो 5' है, अब जो प्राइमर है वो यहाँ अटैच नहीं हो सकता था, यहाँ प्राइमर नहीं अटैच हो सकता था, तो ये प्राइमर जाके जहाँ तक अनवाइंडिंग हो गई है, जहाँ तक अनवाइंडिंग हो गई है दैट विल एक्ट लाइक अभी फिलहाल के लिए 5' एंड, तो अभी वहाँ जाके जब अटैच होगा तो उसका ओपोजिट 3' यहाँ अवेलेबल होगा, तो 3' के पास फ्री OH है, तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोटाइड्स नए नए ऐड हो सकते हैं, लेकिन नए न्यूक्लियोटाइड्स दूसरी तरफ ऐड होंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये बात समझ आई सबको? ओके, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे इन द रिवर्स डायरेक्शन। इस तरफ नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं इस डायरेक्शन में और दूसरी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में। एक बार आप लोग दोबारा से देख लीजिए कि एक साइड इसमें क्या हो रहा है, एक साइड इसमें यहाँ पर प्राइमर अटैच हो गया, ये प्राइमर 5', इस तरफ 3' मिल गया। ओके, 3' पे OH है, ये सारे OH से इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है, ये सिंथेसाइज करते चले जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ 5' पे आके प्राइमर अटैच होगा, तो इस तरफ 3', अब 3' के आगे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो ऐड होते चले जाएंगे और ये बना लेगा। लेकिन अब हम समझ गए इस वाले स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में बनेगा DNA नया, और अपोजिट स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन में बनेगा। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई? फाइन, यानी कि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ओनली इन 5' टू 3' के डायरेक्शन में ही नया न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो सकता है, केवल 5' टू 3' के डायरेक्शन में नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। ये बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी नया न्यूक्लियोटाइड सिर्फ और सिर्फ 5' टू 3' के डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ भी नया न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 5' टू 3' के डायरेक्शन में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 ही तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा इस 3 का, जहाँ से शुरू हो सकता है 3' से ही शुरू हो सकता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से। ओके, ये बात मेरे सारे स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे। किसी को कोई भी डाउट अगर बचा रहता है वीडियो के बनने के बाद भी, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। ओके, इसके बाद मैं कह सकता हूँ अगर DNA थोड़ा सा और ज़्यादा अनवाइंड हो जाएगा, और ज़्यादा अनवाइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले यहाँ तक अनवाइंड हुआ था, ठीक है, यहाँ तक अनवाइंड हुआ था तो यहाँ तक 5' टू 3' बन गया था, और ज़्यादा अनवाइंड हुआ तो यहाँ तो 3' है, 3' एंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे और नए OH, आगे OH फ्री अवेलेबल है, नए नए न्यूक्लियोटाइड जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है वो आते जाएंगे, और ये कंटिन्यूएशन में नया स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा, एकदम कंटिन्यूएशन में। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ बस एक ही बार प्राइमर का ज़रूरत पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा,
लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड पे तो काम एकदम मस्त चलते रहेगा, एकदम स्मूथ कंटिन्यूअसली। लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे जब और ज़्यादा अनवाइंड हो गया, अब वही समस्या फिर से शुरू हो गई जो प्रॉब्लम यहाँ थी। प्राइमर यहाँ से कंटिन्यूएशन में नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 5' to 3' के डायरेक्शन में उसने बना दिया, 5' to 3' के डायरेक्शन में यहाँ पे उसने बना दिया डीएनए, लेकिन अब जो 5' डायरेक्शन है, 5' डायरेक्शन के कंटिन्यूएशन में तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि इसके पास तो फॉस्फेट है, फ्री OH, फ्री फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं। तो अब जहाँ तक खुल गया होगा वहाँ जाके दोबारा से प्राइमर अटैच होगा। जब दोबारा से वहाँ जाके प्राइमर अटैच हुआ, अब क्या हुआ, अब यहाँ 5', नीचे 3', फिर 3' से, फिर 3' के पास फ्री फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, तो 3' से जुड़ने शुरू होंगे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स, और ये 5' to 3' के डायरेक्शन में दोबारा से आ जाएगा, 5' to 3' के डायरेक्शन में दोबारा से नया डीएनए सिंथेसाइज होना शुरू होगा। इज दैट क्लियर? तो ये 5' to 3', ये वाला 5' to 3', इस तरीके से नए नए डीएनए यहाँ फ्रेगमेंट्स में बनते जाएंगे। इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना। इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये ढेर सारे प्राइमर्स लैगिंग स्ट्रैंड पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये वाला डीएनए थोड़े टाइम बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आप लोगों को, कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक कंटिन्यूएशन में। केवल अगर मैं ये बीच में से ये एरो हटा दूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लीडिंग स्ट्रैंड में एकदम कंटिन्यूएशन में डीएनए का सिंथेसिस होता चला गया, क्योंकि फ्री 3' एंड फ्री फंक्शनल ग्रुप मौजूद था इसी तरफ। नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले गए, इसको रीड करते चले गए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरी तरफ जितने बार अनवाइंडिंग हुई उतने बार प्राइमर को आना पड़ा, क्योंकि 5' पे तो ऊपर फॉस्फेट है, वहाँ ऊपर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो नहीं सकता। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ढेर सारे बन गए, इनको डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है ये जॉइन या लाइगेट कर देगा, और दोनों ही स्ट्रैंड्स में से प्राइमर को रिमूव करके गैप फिलिंग का काम कौन करेगा? मेरे सारे स्टूडेंट्स को याद हो चुका होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, राइट। हम लोगों ने ये बात जब एंजाइम्स पढ़े तो एंजाइम्स की लिस्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये आरएनए प्राइमर को रिमूव भी करेगा और गैप फिलिंग भी करेगा। ओके, अब यहाँ से हमारा ये एकदम डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। अब फाइनली कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मेरे क्लासेस में कि सर डीएनए रेप्लिकेशन तो वैसे भी हो रहा था, रेप्लिकेशन हुआ और रेप्लिकेशन वैसे भी कंटिन्यूसली चल रहा था, वैसे भी हो सकता था अगर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डायरेक्टली आके अटैच होता, यहाँ प्राइमर की ज़रूरत क्या थी सर? प्राइमर यहाँ पे क्यों आया और यहाँ बार बार प्राइमर क्यों आया? ऐसा भी तो हो सकता था कि डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड करे और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रेडी करते चले जाए, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को रेडी करते चले जाए। तो इसका बच्चों एक बड़ा सीधा सा जवाब है। आपके घर में कोई भी वुडन, कोई भी लकड़ी का गेट या लकड़ी का कोई भी विंडो, अगर कभी आप उसको पेंट करवाना चाहते हो, आप पहले उस पर प्राइमर करवाते हो, हाँ या ना? पहले प्राइमर करवाते हो, प्राइमर करवाने के बाद आप उस पर पेंट करवाते हो। ऐसे ही तो करवाते हो भाई। पहले आप प्राइमर क्यों करवाते हो? पहले आप प्राइमर इसलिए करवा रहे हो ताकि आपका जो वुडन मटेरियल है ना वो अच्छे से पेंट को होल्ड कर सके। प्राइमर का भी यही फंक्शन है। प्राइमर को एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक सिंगल बॉन्ड डीएनए के स्टैंड के साथ, लेकिन जो डीएनए नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे उनको यहाँ भी बॉन्ड बनाना है और यहाँ भी बॉन्ड बनाना है ना। इट विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन विद द आरएनए। इस वजह से आरएनए प्राइमर का शुरुआत में सिंथेसिस होना, एक बेस प्रोवाइड करना जरूरी है। दैट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। I hope you all liked the video. Kindly like, share and subscribe. Thank you.